जी नमस्ते। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। जय जगन्नाथ के साथ आज एक नए वीडियो का शुरुआत करने जा रहा हूं और इसमें कुछ अपना नॉलेज को शेयर करने जा रहा हूं। मिथुन लग्न इसी संक्रमण से अगले महीने का संक्रमण तक का जो टाइमिंग मैंने लिया है वो 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक का टाइमिंग एग्जैक्टली 1:18 PM, जिस टाइम में भी रवि का संक्रमण होती है, ये दिल्ली का टाइमिंग 16 नवंबर को रवि का संक्रमण संक्रांति, और ये वीडियो संक्रांति से संक्रांति अगले महीना संक्रांति तक। अब इससे आप राशि के हिसाब से मत देखिएगा क्योंकि ये राशि के हिसाब से नहीं है। जहाँ पर एक लिखा होता है ASC या ल लिखा हो तभी तो वो लग्न कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए मेष वृषभ मिथुन, ये मिथुन राशि में आपका एक लिखा होगा तब तो ये आपका मिथुन लग्न कहलाएगा। उसी हिसाब से देखिए, नहीं तो इसको आप स्किप कर सकते। और मिथुन लग्न 7.5 की हिसाब नहीं है यहाँ। चंद्रमा की ट्रांजिट के ऊपर कोई कैलकुलेशन नहीं है यहाँ। विंशोत्तरी सिस्टम, नक्षत्र डिवीजन, प्लानिटरी पोजीशंस एंड ट्रांजिट, इसके ऊपर बेसिकली ये बेस है। लग्नाधिपति आपका मरकुरी बुध है। बुध देव आपका 5th हाउस में 16 दिसंबर तक वो ट्रांजिट किए होंगे और यही बुध विशाखा नक्षत्र डिवीजन में आता है, जो विशाखा नक्षत्र बृहस्पति का होते हैं। बृहस्पति और बुध में उतना अच्छा रिलेशनशिप नहीं है। अगर थोड़ा बहुत माइथोलॉजी को हम चले, बृहस्पति की पत्नी, गुरु की पत्नी तारा, बुध तारा पुत्र ही है, और गुरु पत्नी से चंद्रमा का प्यार आ गया, तब गुरु पत्नी तारा और चंद्रमा ये दोनों की सहवास से बुध का जन्म हुए। जबकि बुध देव का जन्म हुए तब इनको सोशियली रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला, ना पिता होने के नाते एक्सपेक्टेंस मिला बृहस्पति से, ना पिता होने के नाते एक्सपेक्टेंस मिला चंद्रमा से। तब उसी हिसाब से उनके मन में वो जो फ्रस्ट्रेशन है, वो जो जिज्ञासा है, वो जो सोच है, उनका मन को जो आघात मिला है कि मैंने क्या कसूर किसी का किया था, मेरा दोष इसमें क्या है कि जो सामाजिक रिकॉग्नाइजेशन मुझे नहीं मिलता है। तभी से चंद्रमा से बुध का या बृहस्पति से बुध का एक इंटरनल रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। इंटरनल रिलेशनशिप अच्छा नहीं है क्योंकि उन लोगों ने, देवगुरु बृहस्पति ने या चंद्रमा ने, बुध को वही पितृत्व का रिकॉग्नाइजेशन किसी ने नहीं दिया है। ये माइथोलॉजी है, हिंदू माइथोलॉजी। तो ये बृहस्पति की नक्षत्र में बुध बृहस्पति के नक्षत्र में आते हैं और ये 5th हाउस जो कि शुक्र देव का हाउस है, ये हम पर मंगल के साथ बैठे हैं। और मंगल देव देखे स्वाति नक्षत्र में ट्रांजिट करते हैं। वो स्वाति नक्षत्र राहु का ही होता है। राहु मिथुन लग्न के लिए 12वां हाउस में है ही है। राहु आपके लिए अच्छा नहीं है। 1.5 साल तक हो वो यहाँ पर ट्रांजिट करेंगे और 4-6 महीना आगे की है। 12 हाउस में ट्रांजिट मिथुन लग्न के लिए उतना अच्छा नहीं है। 12 हाउस द हॉस्पिटलाइजेशन, द बंधन योग, पुलिस केस, एक ऑर्बिट में आपको फिक्स अप कर देना, एक प्लेस में आपको फिक्स अप कर देना, जैसे कि आप बाहर से कोई कनेक्टिविटी ना कर पाते हैं, चाहे आपका कमरे में क्यों ना हो,
इसको अगर दूसरा सोच में ले कि वैसे कि आप सोसाइटी से आप डिस्कंटैक्ट भी रहते हैं, बंधन योग को आप किसी भी तरह एनालिसिस भी कर सकते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है? वो पब्लिक कंटैक्ट से बाहर है। पब्लिक कंटैक्ट की ऑर्बिट में बंधन योग जब होता है तब तो वो पर्सन नहीं आता है। तो अपने कमरे में बंद हो जाने से भी वही रिजल्ट होता है, केस मैटर्स भी होने से भी वही होता है। तो अपना पर्सन के साथ कनेक्टिविटी हो नहीं पाता है। 12 हाउस वो बेडरूम को दर्शाता है, वो हॉस्पिटलाइजेशन को दर्शाता है, वो मेडिकल एडमिशन को दर्शाता है। तो वही 12 हाउस में वो माया का प्लैनेट, जो कन्फ्यूजन, जो इल्यूजन, जो माया, जो सस्पिशियस राहु, वो बैठे हैं। और वही 12 हाउस में जब राहु बैठे हैं, वो रवि की नक्षत्र डिवीजन में बैठे हैं। वैसे नवांश अगर देखें तो इसी महीने का इसी टाइमिंग में नवांश मंगलदेव और राहु दोनों मीन साइन में पड़ते हैं। तो एक मोटा मोटी तौर पे देखें तो आपका एक नेगेटिव प्लैनेट होकर यहां पर बैठे हैं, नेगेटिव प्लेस में राहुदेव वृषभ राशि में ही बैठे हैं। राहु और केतु जहां जहां पर बैठते हैं वहां का जो प्लैनेट लॉर्ड होता है उसी सब का रिजल्ट देते हैं। तो एक फीमेल पर्सन बनता है क्या? शुक्र, जिस शुक्र के घर में राहुदेव ने बैठे हैं। तो 12 हाउस से जितने डिसैटिस्फैक्शन, डी मोरल्स, रिलेशनशिप में बाधा हो सके, बॉयफ्रेंड लव अफेयर्स, गर्लफ्रेंड लव अफेयर्स, वो भी हो सकता, पति पत्नी में भी वो भी हो सकता, जो कि फिजिकल डिजायर्स को भी दर्शाता है, वो फुलफिलमेंट हो ही नहीं पाता है। बेडरूम को दर्शाता है, फिजिकल डिजायर्स जो वांटिंग होता है, जो वांटिंग बनता है, शरीर का इच्छा जो बनता है, वो भी फुलफिलमेंट नहीं हो पाता है। राहु का 12वां हाउस में पोजिटेड, जिसको लेकर बहुत सारे ताना तानी, नोक झोंक, ये तो सभी का सीक्रेसी बात है ना, अंदर का बात है। मगर इस तरह का नौबत राहु ने दिया ही होगा, दे रहा है और आगे भी देते रहेंगे टिल अप्रैल तक। और एग्जैक्टली 6 हाउस में राहु, केतु एंड रवि वो ट्रांजिट पे है। रवि आपका 3rd हाउस कम्युनिकेशन का स्किल का हाउस है, वो 6 हाउस में है। केतु के साथ एक ग्रहण दोष बनता है। और यही जो बृहस्पति है आपका लग्न लड़ बुध, मरकुरी का जो ऑपोजिशन प्लैनेट बृहस्पति, वो रवि बृहस्पति के नक्षत्र डिवीजन में विशाखा नक्षत्र में है ट्रांजिट पे। और अगर देखा भी जाए मिथुन लग्न में बृहस्पति देव 8वां हाउस में बैठे हैं। शनि आपका 9th हाउस भाग्यस्थान का अधिपति है और 8वां स्थान का अधिपति शनि आपके लिए उतना बुरा नहीं है, क्योंकि आप शुक्र का ग्रुपिज्म का पर्सन हो। मगर बृहस्पति यहाँ पर उस जगह में बृहस्पति का बैठ जाना खेल कुछ और हो जाएगा, बनता नहीं है बृहस्पति से बुध का। ये मरकुरी बुध देव का जो 8वां मतलब लग्न से 8वां हाउस बृहस्पति देव का बैठना, ये 8 हाउस एक अनएक्सपेक्टेशन लॉस या अनएक्सपेक्टेशन गेन या लॉस होते होते 1 बार 2 बार 3 बार उसके बाद प्रॉफिट होना। तो जुआ सट्टा भी हो सकता है, लॉटरी भी हो सकता है, आपका शेयर मार्केट भी हो सकता, आपका कुछ भी उसी तरह का चीजें कुछ हो सकता है जिसकी तरफ आप कन्वर्ट हुए होंगे। अगर ना हुए तब तो बेटर, अच्छा है, क्योंकि यहाँ राहु का फोकस तो पड़ ही रहता है। राहु को इसको अगर देखे तो 9वां पोजीशन, 9वां दृष्टि में ये 8 हाउस आपका आते हैं, जहां पर आपका शनिदेव और बृहस्पति दोनों ही बैठे हैं। तो ये अफेक्टेड होके रहा है राहु की 9वां पोजीशन में 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इसको पता नहीं किसने ये एक शनि का 7.5 खत्म हो गया, 7.5 खत्म होने वाला है और अमीर बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे, पता नहीं कैसे बन जाएंगे और कौन बना देगा, पता भी नहीं है मुझे।
मगर यहाँ पर 8 हाउस में बृहस्पति देव वो आगे जाने वाले हैं 20 नवंबर को कुंभ साइन को। यही है आपके लिए एक पॉजिटिविटी, जो कि पहले से आपने इतना प्रेशर झेला है, इतना प्रेशर झेला है, जहां पर कि वो रेट्रोगेशन की पोजीशन में थे। दो प्लैनेट, बड़े प्लैनेट शनिदेव और बृहस्पति, दोनों की दोनों रेट्रोगेशन पोजीशन में यही मकर साइन में थे। ये बृहस्पति देव आपका 20 नवंबर एग्जैक्टली, जो 16 नवंबर आपका संक्रांति, उसके बाद 4 दिन के बाद 20 नवंबर से वो कुंभ साइन को चले जाएंगे। तभी तो आपके लिए कुछ ना कुछ राहत मिलना शुरू हो ही जाएगा। उतना स्पीड अप तो नहीं है, फिर भी जितने माइनस परफॉर्म करते थे आप, कम से कम वहां पर स्टॉप हो जाइए, वहां से अब पॉजिटिव की ओर आप आगे बढ़ेंगे। अब नेगेटिव की ओर नहीं है मिथुन लग्न के लिए। और ये शनि आपका भाग्यस्थान का ओनर है, वो 8 हाउस में, ये भी खुद का घर है। अच्छा खासा रिजल्ट शनि से तो मिलेगा। क्या मिलेगा? रिलीजियस बना देंगे आपको, परा अपरा विद्या में आपका रुचि, तंत्र मंत्र साइंस में आपका रुचि, पूजा पाठ में आपका रुचि, वही उसी हिसाब का जो किताब है, जो बुक्स होता है, उपनिषद हो, पुराण हो, कोई मैथोलॉजिकल सब्जेक्ट हो, गीता हो सकता, ये सब चीजें के ऊपर आपका रुचि बढ़ ही जाएगा। बढ़ा देंगे बृहस्पति और शनि। कैसे? बृहस्पति आपका भाग्यस्थान को चले जाएंगे। 10th हाउस का ओनर बृहस्पति वो 9th हाउस में पोजिटेड हो जाएंगे। मतलब कर्मस्थान का ओनर आपका भाग्यस्थान में पोजिटेड हो जाएंगे। सब प्रोफेशनली आप एक सैक्रेडनेस की तरफ जाएंगे, क्योंकि राहु की चुंगल से फ्री हो जाएंगे। एक चंडाल और एक गुरु, एक ब्राह्मण, मान के चलिए एक रास्ते में, किसी को तो कोई मना नहीं कर सकता, जबकि गुरु जो ब्राह्मण पूजन के लिए नदी से पानी लेकर उसी रास्ते में जा रहा है, और उसी रास्ते में कोई चांडाल एक छुरी या खड़ग या वगैरह पकड़ के एक गाय या उसी तरह का कोई जानवर का लाश को काटता है खिन भिन करके, एंड उसी रास्ते पे वो ब्राह्मण वो पानी लेकर जाते हैं, जो पानी में कि वो देवताओं को नहाएंगे वगैरह वगैरह वगैरह। उसी हिसाब में देखिए वहां का जो सिचुएशन, वहां का जो, इसको समझना पड़ेगा एग्जैक्टली। हर चीज को गौर से समझना पड़ेगा कि दृष्टि जब आ जाता है राहु का बृहस्पति के ऊपर, गुरु के ऊपर, गुरुदेव के ऊपर, ब्राह्मण के ऊपर, इसी हॉरोस्कोप की सिस्टमेटिकली जो ट्रांजिट, तो कैसा सिचुएशन हो सकता है। कहीं अगर पूजा का माहौल है, मंडप लगा रखा है, मूर्ति वगैरह वगैरह, पूजा का माहौल, सुगंध, वासना, अगरबत्ती, झूणा, गोगुल, भास्कर, ये सब का महक आता है, तब अनदर साइड से एक बदबू, एक धुआं, एक दुर्गंध, एक अलग सा माहौल, इसमें ये और इसमें अगर मिल ही जाए तो जो रिएक्टिविटी होता है, तो एग्जैक्टली उसी चीज का रिफ्लेक्शन हमारे ऊपर पड़ता है। उस चीज को आप कंपेयर करें, इमेजिनेशन लगाए कि उसी हालत में क्या हो सकता। एग्जैक्टली कोई बृहस्पति खुद ऊपर से आके नीचे उतर के हमें कुछ करते नहीं है, या कोई राहु ऐसा नहीं होते हैं थोड़ी कि जो आकर हमें क्या कुछ करते हैं। ये सब प्लैनेट्स का डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है, ये सारे सचराचर ब्रह्मांड में पड़ता है, उसी में भी हम इंसान जाते हैं, मानव जाति भी जाते हैं, सभी के ऊपर पड़ता है। सभी के लिए एक आयु फिक्सअप होके रखा हुआ है। हाथी के लिए अलग सा, मगरमच्छ के लिए अलग सा, कछुआ के लिए अलग सा, इंसान के लिए अलग सा, कुत्तों के लिए अलग सा, बिल्ली के लिए अलग सा, सभी जानवर इंक्लूडिंग इंसान, सभी के लिए एक टाइम बाउंड
आयु रखा गया है कि वो इतना साल तक जी सकता, उसके बाद रोटेशन ऑफ लाइफ आएगा। वो विवर्तमान सिस्टम जो छोड़िए। तो यही बृहस्पति और शनि 8 हाउस में आपका, चंद्रमा को छोड़ दीजिए क्योंकि वो हर 2.5 दिन में ट्रांजिट करते हैं एक एक राशि को। 6 हाउस में रवि और केतु आपका, 3rd हाउस कम्युनिकेशन का, वो यहाँ पर एक ग्रहण दोष बनता है। वैसे बृहस्पति को जाने दीजिए 20 नवंबर को, और वृश्चिक का साइन को 21 नवंबर को चले जाएंगे आपका लग्नाधिपति बुधदेव 6 हाउस को, रवि के साथ हो जाएंगे। यहाँ पर ग्रहण दोष तो लगता ही है, मगर राहु का 7th दृष्टि में आ जाते हैं। ये जब बुध भी चले जाएंगे रवि के साथ, यहाँ पर एक बुधादित्य योग बनता है। आपका जो सर्पेंट इंटेलेक्चुअल, उसी के बल पर अब चलते रहेंगे। मिथुन लग्न में है क्या? मिथुन लग्न में है शार्प इंटेलेक्चुअल ओनली, और फिजिकली करेजियस नहीं है। 10 बंदे आए हैं कहीं अटैक करने के लिए, मान के चलिए कहीं एक सिचुएशन, कोई डाकू गुंडा बदमाश 1 2 3 4 5 आ गए। मिथुन वालों में उतना है चीज, जो 1 2 3 4 5 नहीं, वो 50 को भी अपना जुबान पे अटका सकते। उनका बोली में, उनका सर्पेंट इंटेलेक्चुअल में उतना दम है, वो उतने दक्ष पर्सन है, वो कैपेबिलिटी है उनमें। उसी तरह का बात इंटेलेक्चुअल उसी से निकलेगा जो कि वो बाकी सामने वाला को उसी तरह का इम्पैक्ट डालेगा। वो अपने आप ही कंट्रोल हो जाएंगे। ये मिथुन लग्न का खूबिया है। ताकत की बलबूते पर मिथुन लग्न शायद ऐसा कुछ करते नहीं है जितना अपना इंटेलेक्चुअल के ऊपर वो करते हैं। सर्पेंट इंटेलेक्चुअल, लायर्स, कंसल्टेंट्स, ये सब में आते हैं। बातों में पैसा कमाते हैं, बातों में उनका बात उतना कीमती है, उनका बात उतना कीमती है मिथुन लग्न वालों का। कई वकील आपने सुना होगा, 1 तारीख के हाजिरा देने के लिए कम से कम 5 लाख से 20 लाख तक लेते हैं। हमारा हिंदुस्तान में, हमारा इंडिया में वही है उनका इंटेलेक्चुअल। बस तो तारा चक्रों के चले। तारा चक्र में आपका इसी टाइमिंग को जो लिया गया वो मून के हिसाब से लिया गया। जैसे कि संक्रांति के दिन में चंद्र राशि में पड़ता है मीन और नक्षत्र पड़ता है रेवती। ये रेवती नक्षत्र भी बुध का है, तो चंद्र से ये जन्म तारा लिया गया है, लग्न से नहीं। लग्न से कब लेना पड़ता है? एक हॉरोस्कोप, सटीक हॉरोस्कोप जब आता है एनालिसिस के लिए, तब तो लिया जाना पड़ता है लग्न से लग्न तारा चक्र, चंद्रमा से चंद्र तारा चक्र, ये दोनों को मिला के देखना पड़ता है कौन सा नक्षत्र डिवीजन, कौन सा प्लैनेट आपका विपद तारा में, बद्ध तारा में, क्षम तारा में और प्रत्यरी तारा में आते हैं। पहले ये 4 नेगेटिव चीजें होते हैं, उसमें से सबसे ज्यादा नेगेटिव ये बद्ध तारा में जो पड़ता है। तो अगर चंद्रमा से देखा जाए बद्ध तारा में जो प्लैनेट पड़ता है, अगर लग्न से देखा जाए बद्ध तारा में वही के वही प्लैनेट पड़ता है, तब तो वो आपके लिए डेंजर जोन का प्लैनेट है उसी टाइम में। आप खुद आपका हॉरोस्कोप का एनालिसिस करें, देखे इसमें कुछ बड़ा वाला गणित का उपयोग नहीं करना पड़ता है। जैसे कि चंद्रमा आपका रेवती को जन्म तारा में मेंशन कीजिए। पहले वो चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, जिस लड़का, वो जन्म तारा ही होता है। उसके बाद जन्म, संपद, विपद, क्षेम, प्रत्यरी इसी हिसाब से ले आए। साधक, बद्ध, मित्र और अति मित्र, 9 की 9 जोन आपको मिल गया। 9 3 27 27 नक्षत्र आपको मिल गया।
एग्जैक्टली उसी हिसाब से, उसी तरीके से आप आपका लग्न का तारा चक्र को देखें। लग्न आपका किस में पड़ता है? लग्न, खुद का लग्न आपका कौन सा नक्षत्र में पड़ता है? ये 12 के 12 राशि में किसी एक तो होगा ना आपका लग्न। वो देखे कौन सा नक्षत्र में पड़ता है, वो नक्षत्र का लॉर्ड कौन होता है, एंड वही लॉर्ड का जो तीनों नक्षत्र होता है वो आपका जन्म तारा में पड़ता है। उसी हिसाब से जन्म, संपद, विपद, क्षेम, प्रत्यय, इस तरह का आप सीरियली ले आइए, आपको मिल जाएगा लग्न तारा, जन्म तारा, ये तीनों को मिलाइए। विपद तारा में, प्रत्यय तारा में और बद्ध तारा में, ये तीनों के साइमल्टेनियसली एक ही प्लैनेट लग्न में भी पड़ता है, तो उसी टाइमिंग में वो प्लैनेट का जो नक्षत्र डिवीजन में जो प्लैनेट आता है उसी हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें है तारा चक्र। तो राहु आपका 12th हाउस में है, ये महीना का इसी टाइम का अगर तारा चक्र निकाला गया तो बद्ध तारा में आपका राहु का तीनों नक्षत्र पड़ते हैं, आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा। अगर ये तीनों नक्षत्र में आपका कोई भी प्लैनेट है, उसी प्लैनेट से जो हाउस रिलेटेड वो पड़ता है, उसी हाउस से एक्सपेक्टेशन उतना अच्छा नहीं मिलेगा। ये सही है, ये सच है। और मंगल देव की राशि मेष राशि में नवांश डिवीजन में पड़ते हैं बुध, जो कि अच्छा है, 11th हाउस जो बनता है। फिर भी ये टाइमिंग आपके लिए जो 8 हाउस में जो चेंजेस हो रहा है, ये बड़े बड़े प्लैनेट, पहले ये दो प्लैनेट को कुछ एक कंस्टेंटनेस टाइम तक आप इंतजार कीजिए। जैसे कि बृहस्पति को जाने दीजिए 20 नवंबर, उसके बाद बृहस्पति चले जाएंगे आपका भाग्य स्थान को, टाइमिंग में आपका सुधार आएगा। थोड़े 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 थोड़े, अचानक आप करोड़पति नहीं बन जाएंगे। स्लोली, स्लो मोशन में, जैसे आपने बहुत कुछ झेला है ये लॉकडाउन से पहले। अगर आपका महादशा अंतरदशा को देखे, कोई नेगेटिव प्लैनेट आपका है रनिंग में महादशा, तो आपको सुधार में उतना पॉजिटिविटी दर्शाएगा नहीं। मगर आपका सपोर्टिंग प्लैनेट का कोई महादशा और अंतरदशा में आप रनिंग में है, तो आपको जरूर कुछ ना कुछ सुधार मिलने वाला है। बेसिकली 10th हाउस आपका कर्मस्थान में, 9th हाउस आपका भाग्यस्थान में, और 8 हाउस में शनि। शनि 8 हाउस में इंसान को दीर्घायु बना देता है। इसका मतलब क्या है? दीर्घायु बना देता है, इसमें खुशी होने का चीज नहीं है। शनि 8 हाउस में इंसान को दीर्घायु बना देता है, इसका मतलब वो तो जी कर रहेगा, देखता रहेगा कि उसके आगे बस उनका जो जूनियर पर्सन्स वो चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। इससे और ज्यादा बड़े दुख की बात क्या हो सकता? ये खुशी का चीज नहीं है कि दीर्घायु बनाता है शनि 8 हाउस में, मगर इसके अंदर ये चीज छुपा हुआ है कि उसके रहते हुए वो तो जराजीर्ण अवस्था, मतलब रोगग्रस्त 8 हाउस शनि, बुढ़ापा, अनकापाबुल, उसी हालत में, जबकि वो चाहते हैं मुझे इस संसार में और रहना नहीं चाहिए, रहे तब क्या करे, किस काम में मैं आऊं, उसी पोजीशन में इसके सामने उनका जो जूनियर कॉलिग, वो सब धीरे 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 चलता जा रहा है, चलता जा रहा है ऊपर। अब देखते हैं चंद्रमा का ट्रांजिट इसी महीने में किस तरह का होता है। एग्जैक्टली मैंने मेषा साइन 16 नवंबर को लिया, जिस दिन संक्रांति का संक्रमण हुआ, चंद्रमा मीन साइन में थे। कितने में है? चंद्रमा मीन साइन में आपका 24 पॉइंट समथिंग में थे, इसलिए मैंने मेष साइन से शुरुआत किए है। 16 नवंबर मेष को चंद्रमा का ट्रांजिट, 16 नवंबर, ये 11th हाउस है आपका, तो पैसा, धन, कोई वेल्थ आपको गेन दिलाएगा, अच्छा टाइमिंग है। 19 नवंबर वृषभ, वृषभ आपका 12th हाउस है, यहां पर राहु है। राहु जैसे कि शुक्र की तरह ही रिजल्ट करेगा, और यह हॉस्पिटलाइजेशन का जगह है आपके लिए। तो कोई रिश्तेदार भी हो, दूर का होना क्यों, राहु यहां पर है। और मंगल देव का 8वां पोजीशन में ये है,
तो एक्सीडेंटल से जरा आप संभाल के रहिए। छोटा मोटा होना क्यों, उसको लेकर अस्पताल तक भी बात जा सकता। 1 घंटा क्यों ना हो, आपको बेड रीडिंग होना पड़ सकता। फायर से, गैस चूल्हा वगैरह वगैरह से रसोई में जितना सिंसियर मेंटेन आप कर सकते आप कर सकते। राहु यहां पर है 12वां हाउस में, वो ठीक पोजीशन में नहीं है, और यही 12वां हाउस को मंगल देव देखते हैं। तो आप 7वां और 8वां मंगल देव का वो जो फोकस होता है वो राहु के ऊपर पड़ता है। तो जरा संभाल के रहिए, ये टाइमिंग आपके लिए उतना अच्छा नहीं है, उतना बेटर नहीं है। 12वां हाउस आपका वृषभ के बाद मिथुन साइन 21 नवंबर को। मिथुन साइन जब आएंगे तब तो लग्न जब ट्रांजिट करेगा चंद्रमा, तब तो वो श्री चंद्र कहलाता है। लग्न में जब भी ट्रांजिट करता है, चाहे वो अपोजिट प्लैनेट हो, सपोर्टिंग प्लैनेट हो, चंद्रमा उसी हिसाब से पॉजिटिव ही पॉजिटिव होता है मिथुन साइन जबकि ट्रांजिट करता है। ये बेटर है आपके लिए। 26 नवंबर को कैंसर साइन कर्कट साइन को ट्रांजिट करेंगे। यहां पर पहले से शनि है, 7वां दृष्टि में चंद्रमा आ जाएंगे, और बृहस्पति का भी 7वां दृष्टि में आ जाएंगे। सेकंड हाउस वेल्थ का आएगा, तो वेल्थ कहीं से, मगर उतना आसानी से नहीं, थोड़ा मुश्किल, टेढ़ा करना पड़ेगा अंगूठी। थर्ड हाउस जब ट्रांजिट करेंगे सिंह साइन को आपका 26 नवंबर को, ये कम्युनिकेशन स्किल का हाउस है आपका। यही रवि अब तो 6 हाउस में केतु के साथ है, मगर थर्ड हाउस में जब ट्रांजिट करेंगे आपको उतना सपोर्टिंग कनेक्टिविटी जो कम्युनिकेशन में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि रवि ऑलरेडी बृहस्पति के नक्षत्र डिवीजन में है, बुद्धदेव बृहस्पति की नक्षत्र डिवीजन में है, और यही बृहस्पति पहले मैंने जो माइथोलॉजिकल स्टोरी छोटा सा बताया। तो फोर्थ हाउस कन्या साइन आपका 29 नवंबर को ट्रांजिट होता है। ये फोर्थ हाउस आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी, घर, री इनोवेशन, और कुछ सजावट, कुछ लैंड प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट क्लियर अप, इस तरह का भी कुछ सिचुएशन आपको सपोर्ट दे सकता है। फिफ्थ हाउस बुध और मंगल पहले से यहाँ पर होंगे, मगर उस टाइम बुधदेव 21 नवंबर को वृश्चिक साइन को चले गए होंगे, मंगल देव सिर्फ यहाँ पर होंगे फिफ्थ हाउस में, यहाँ पर चंद्रमा आ जाएंगे। तो फिफ्थ हाउस चंद्रमा के लिए तो अच्छा है, मगर मंगल देव वहां पर पहले से है, जो मंगल देव राहु से नक्षत्र डिवीजन में रिलेट करता है, जो मंगल देव की दृष्टि से आपका 12 हाउस आता है। तो सबके सब अगर देखा जाए यहाँ मंगल आपके लिए अच्छा नहीं है, फिर भी चंद्रमा यहाँ पर आ जाने से थोड़ा कूल डाउन हो जाएंगे, क्योंकि चंद्रमा में शीतलता होता है, ठंडापन होता है। मंगल एक आग का गोला प्लैनेट है, फायर एलिमेंट है, वहां पर अगर चंद्रमा चले जाए तब तो कम से कम उसका जो तेज प्रकोप, जो फ्यूरियसनेस, वो कम से कम थम ही जाता है। 6 हाउस रवि और केतु यहाँ पर चंद्रमा आ जाएंगे, तब तो केतु पहले से ग्रहण दोस्तों बना के रखा है, यहाँ पर फिर चंद्रमा आ जाएंगे, रवि चंद्रमा प्लस केतु। 6 हाउस डिस्प्यूट क्वारल्सम, आपका नौकरी पेशा में क्या कुछ डिस्टरबेंस होगा, तब तो सोच समझ के जानबूझ के बात करें आपका सीनियर बॉस के साथ। जबकि वृश्चिक का साइन को ट्रांजिट करेगा, वैसे भी देखा जाए चंद्रमा का यही वीकनेस का घर यहाँ पर दुर्बल हो जाता है चंद्रमा वृश्चिक का। 3 दिसंबर आप लिख सकते हैं इसको। 5 दिसंबर धनु साइन को चले जाएंगे, जहां पर शुक्र ही होंगे, और 7th हाउस है, शुक्र होने के नाते उसके रास्ते में तो शुक्र है, मगर ये बृहस्पति का घर चंद्रमा आ जाने से कम स्पाउस से जो छोटा मोटा कुछ ताना तनी वो सुलझा सकते हैं आप, हो जाएगा आराम से। और 8 हाउस फिर बृहस्पति और शनि, उस टाइम बृहस्पति चले गए होंगे आपका 9th हाउस को, सिर्फ शनि ही होंगे उस टाइम 8 हाउस में। 8 हाउस में शनि 2nd हाउस को देखता है। एक
ऑन एक्सपेक्टेशन गेन सरप्राइज्ड, सोचा नहीं था कोई। अगर कोई इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में आप कोई प्रोजेक्ट में हाथ डाला है, कोई सॉफ्टवेयर का ऐसा कोई प्रोजेक्ट हो जो कि दुनिया के लिए नया हो या किसके लिए नया हो, चाहे वो कितना छोटा भी क्यों ना हो, और आज तक आपने सक्सेस का सीढ़ी चढ़ा नहीं, सक्सेस का सीढ़ी का चार्म नहीं लिए, तो ये डेट को आप हाथ डालिए जबकि शनि और चंद्रमा 8 हाउस में हो जाएंगे। मानता हूँ, हाँ भी करता हूँ कि ठीक टाइमिंग नहीं है, फिर भी इंजीनियरिंग की रिलेट में ये बेटर चीज है। शनि चंद्रमा 8 हाउस और 9th हाउस को जब जाएंगे आपका कुंभ साइन को 9 दिसंबर को, ये भाग्य स्थान, पिलिग्रिमेज मंदिर, कोई तीर्थ स्थान, ऐसा घूमने जाना है दोस्तों के साथ, ऐसा कुछ माहौल भी पैदा हो सकता, कोई मंगल काम कार्य भी घर में हो सकता, दोस्तों में हो सकता, रिश्तेदार में भी हो सकता, आप जा सकते। 10th हाउस फिर आपका मीन साइन जो कि 11 दिसंबर को ट्रांजिट में आते हैं, ये आपका प्रोफेशन का घर है, प्रोफेशन का हाउस है। देखें किस तरह का मुनि ऋषियों ने बांटा है। ये 10th हाउस बृहस्पति का है, बृहस्पति के साथ बुद्ध देव का इस तरह का रिश्ता है बहुत। उसको अगर हम एनालिसिस करें, बुद्ध और बृहस्पति साथ हो जाने से इंसान कहीं कहीं से कितना बड़ा डॉक्टर बन जाता है, बहुत बड़ा डॉक्टर बन जाता है। मंगल के साथ बुद्ध का प्रॉपर अच्छा वाला प्लेसमेंट हो जाने से इतना इम्पॉसिबल सर्जरी वो करके दिखा देता है दुनिया को। शुक्र के साथ वही बुद्ध अगर अच्छा प्लेसमेंट मिल जाता है, नवांश डिवीजन और नक्षत्र डिवीजन और पीरियड मिल जाता है विंशोत्तरी महादशा में, तो इतना असंभव प्रकार का गाइनोकोलॉजिस्ट बन सकता है जो मेडिसिन आज तक बनाया नहीं गया, या जो डिजीज को आज तक किसी डॉक्टर ने क्लियर अप नहीं किया, वो करके सुलझ लेगा। बहुत पावरफुल चीज है बुद्ध में। 11th हाउस मेष 14 दिसंबर को अच्छा है क्योंकि ये मंगल का घर है। आपको सोर्सेस ऑफ इनकम में कोई प्रतिबंधक बाधा ऐसा नहीं हो सकता, मगर राहु के दरबार में फिर आ जाएंगे चंद्रमा। आपका द्वादश भाव जो वृषभ, वो 16 दिसंबर, जरा हटके रहिए, जरा बात को कंट्रोल कीजिएगा, कम से कम बोला कीजिएगा। वो 14 से 16 दिसंबर तक, उसके बाद 16 की बात मैं अगला वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। डाल तो नहीं पा रहा हूँ, इसलिए हमेशा हर वीडियो में माफ़ी मांगता हूँ मेरा व्यूअर्स में, आज भी मांगता हूँ। करे क्या, कुछ मजबूरियाँ, कुछ उलझन, ऐसा भी प्रतिबंधक भी हो जाता है। कोशिश करता हूँ इसी महीने 12 की 12 लग्न देने को। ये तो 3 तक गया। एक वीडियो बनाने के लिए कम से कम कुछ ना कुछ होमवर्क करना पड़ता है, प्रिपरेशन होना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। ना स्टूडियो का ज्ञान है, ना फोटोग्राफी का ज्ञान, ये सब कुछ तो नहीं है, फिर भी जितना आता है उतने में ये सबको एडजस्टमेंट करना पड़ता है। नमस्ते, जय जगन्नाथ। विदाई दीजिए गौरांग पंडा को, फिर मुलाकात होगा अगले वीडियो में। जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।